गुनाहों का दीवता का धर्मवीर भारतीय साहित्य संग्रह। 7 एक गमकते की शाम, मन उदास, तबीयत उष्टी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसरी के पेड़ में छोटी छोटी गौएयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहां कोई बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं गए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। गए किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। जब किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोज चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था। और सोमवार को सुबह पापा नहीं लाए तो वह इतना फूट फूट कर रोए कि महिलाजिन को सिंकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देख कर तो महिलाजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा न आ जाएं। गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से कोई दी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने ए लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सासों पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहां चाहती वहां की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहां भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि मेहरारी ने जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंद्र का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंद्र के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंद्र की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बढ़ते। चंद्र उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगावतों के सरिया रंग का ला देता था। इतने लक्ष्य बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोश की कोई डिजाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पानर जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है तो बोला अलंकार का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला, लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जला सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली। और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं, लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चूते रहते हैं कि यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशानी रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा कथा कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बेटिया रानी रतेई खा ले, फिर भी तो लेटो।
अब हिन लेटे का बखत नहीं आवा। ऐसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में नील डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए ले बेटिया, खाए पिए छोड़े से कस काम चली आव उठाओ। ये महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा देकर उठ गई और चल दी खाने। कोर उठाते ही उसकी आंख में वासु चलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 खौर खाने के बाद वह महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं गाई? कह नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहोगे। महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, रेखा है बिटिया, बाबूजी कुछ और ना ही लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराज ने रही तो हमारी जान का रोना है, हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर पापा ख्याल दिन पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के की बस सुबह शाम आए और हम या पापा मिलें तो आफत ढा देंगे। बहुत ही घूमने लगी हो तुम, बहुत बाह कदम निकया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया और खुद हैं कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजी ने चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मार देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो, कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और ऐसा हंस के बातें करत हैं। मैं का जाने ऐसे हिया पड़ा क्यों ने अलग ऐदीस बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें नहीं ही बुलाए ले हो तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा कह देई। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लगत है। ए बीबी जी बाहर एक में पूछते हैं, हिया को नोडर डाक रहते हैं। हमने कहा नहीं कि हिया तो बाबूजी रह रहते हैं, तो कहते हैं यही मकान आया है। माली ने सहसा ज्ञान बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, ये बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 वर्ष की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। एक ये आप किसे पूछ रही हैं? जय सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे तो कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? जिस सुधा ने पूछा। ये नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? जो उसने साइकिल उठाते हुए कहा। दे जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हम आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को एक रहा। आप पम्मी हैं मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। दाइये वाइये, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेत कल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा चलो कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर का पूर्ण रहते कहाँ है? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं दी, लेकिन आजकल तो वे भी पापा के साथ बाहर आए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। पम्मी का चेहरा लाल हो गया। जो वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? रोहतमा में एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज्यादा मिलती जुलती नहीं, बार आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज लौधा आप पम्मी किए मुझे हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि अब कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली, नहीं वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली, मैं शादी और तलाक के बाद
इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि 14 वर्ष से 34 वर्ष तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों भाई, उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई विचार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता, और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है कि उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 वर्ष के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं, नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निभा करना है, और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 वर्ष के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध दिए थे। राद तो तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। नहीं, बहुत ठीक, तुम 34 वर्ष के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया? चंदन ने मेरे बारे में दिगे और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो देखिए, मैं भूल ही गई, लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधार ने घंटे बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। यह क्यों हुआ? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। दया जी हाँ, तो बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवाई लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। जय कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। जहाँ कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। एवं कह तब तो भी ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है? देख कहाँ उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, एक कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी इस सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है, और क्या चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से मी कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिल मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती कर के विवाह और विवाह के बाद अलगाव में भोग चुकी हूं, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूं। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूं। चाय यार है तथी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय ढाली। मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंद्र ने मुझसे कहा था खा होगा। सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली, मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या? पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेज ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा।
जिंदगी में राख भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। पर यह बात पूर पर बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठे ने सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई तकेला खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ने। जी, अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह हथेलियों से ऊपर उठा हर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लू हूं ने। सुधा झेप आई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा कि कपूर के साथ आप आइएगा, और आपने कहा था कपूर कविता पसंद है। जे जी हाँ, गुड नाइट। विजम पम्मी बंदरे पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ ही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आजाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी जोगी साइक है, इतनी आजाद है, उसने सोचा। और पम्मी कितनी अच्छी है, उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5 या 6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। यह कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनोहार कर लेती है। और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भरी बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंद्र बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह हार जाएगी। अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा तैयार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या लाला जो कर दिया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। $100 की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महिला झील से लड़ना मत, पड़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है, तो उल्टे पाव लौट आई सुधा के कमरे में और फूटी फूट कर रोने लगी। डॉम शुक्ला लौट आए, अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभार मचा रखा है। अब जाएंगी ये सुधा, यह कर जाएंगी। पापा का बिनती को कभी मत भेजना इनके पास। सुधा ने गुस्सारे भरे स्वर में कहा, अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तो तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ छुप जागा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी, दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। 8 दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे, और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। जसुधीर किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में नस भर गया। अच्छा, कागज चंदरे। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी
क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? गिर बहुत कुछ सुधा के खके खै सुधा। सहसा कमरे में से कोई बोला, ये चंदर हैं। सुधा ने कहा, चंदर बुआ आग लई और कमरे से बुआ जी बाहर आई। ये प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गईं। देखते हो न, हम पूजा की धोती पहने हैं। ईख के है सुधार। सुधार ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचपात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। तो सुधार, बिनती को भेज देव। बुआ जी ने धूपदानी में महराजिन से कोयला लेते हुए कहा। ससुदा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खट पर बिठाकर नीचे बैठे। कह रहे, ऊपर बैठो। वे नहीं, हम यहीं ठीक हैं। कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। यह तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पायचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहां एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो खो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का तथा ऐराश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। दरअसल अच्छा पापार ने हमें कुछ बताया नहीं। सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? ये चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। खांचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेशी का त्यार? दाचल में क्यों दसर? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंकर कहा। अरे क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। रगैरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, ले सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक रही और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलीगा, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं। तो बड़ी झक्की है जाए। कहकर सुधा उठी, वह फिर भागी। सुधा पीछे ही पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की छोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। वाल की 3-4 ईंटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्काया लोए यह तय ही नहीं कर पाई थी। देखो चंदर, वो देखो, ते सुधा हाँफ रही थी। यही है बिंदी मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है किस जमीन का गया हमारा? सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी पर हाँ गाँव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी तो दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा? बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। तय जंगली में यूं ही आ गया। चोटी छोड़कर सुधा बोली, यह देखो दांत काट लिया है इसने। सच उस सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेताशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है क्यों? जी इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। ये सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम क्यों बड़े महुआ? बिनती थी क्या वहां जो बुआ जी ने बिनती नाम का कह जीवा है। पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली कि नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। गे बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की और देखा और चली गई। और कहो सुधीर, चंदर बोला, और क्या हालत चल रहा यहाँ? ये फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। अहमे रुजुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। गहमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अगारे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां हंचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? फिर अब तुम तो बहस करने लगे।
हम कोई वकील हैं, तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, यह तो तुम्हें बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती राई, उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। जनाब भाई, हम नहीं खाएंगे। चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। रखा लो, रलगे लकराकर ने, लखनऊ से आ रहे हैं, न तकल्लुफ़न करे तो मालूम कैसे हो। सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दे दीदी के कहने पर खाने लगेगा आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे के रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त थक गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन का कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉ साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। तीसरे में बुज्जी का तेज स्वरायग, हमें घटना घटी की मुझौसी हमके ऐसी ना चंचाई। तू हम पैदा होते गला घोट दे, खैरे रामे आकाश सिर पर उठाए हैं। घोड़े से नारी त नरियात रटाई फट गई। ई बोलता नहीं जैसे सूम गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉ शुक्ला समझे गए। ये कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, "ये मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने।" उसके बाद कुछ पटकने का सुराया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधाराई गुस्से से, "लाल सुना पापा, तुमने बुआ बिनती को मार डालेंगी, या क्या हुआ आखिर?" डॉ शुक्ला ने पूछा। "जब कुछ नहीं," बिनती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही हैं। तभी उनकी आवाज आई, "ये पदा करते बहुत बहुत अच्छा लग रहा।" पलट बगतन बोल गया, "मर जा रहो तो आपन संतानो अपना साथ ले जाते हो, हमारी मूड पर की हत्या का है डाले जाओ। ऐसी कुलछनी है कि जन्म लेती है बाप को खाए। जब सुना पापा तुमने, ये चलो हम चलते हैं।" डॉ शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, "ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है।" बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, "गिरवत्ता कहे हो कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावाक है कि ई अंसुआ हरकाय रही हो। ई सब चोसला अपने ओक को दिखाओ जाए के 2 महीना और है न बहन से उधियानी के जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। एविंती चलो कमरे के अंदर हटो सामने से।" डॉ शुक्ला ने डांट कर कहा, "अबे चखा बंद होवा या नहीं? कुछ शर्म है या नहीं तुम में?" बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पाव लौट आई सुधा के कमरे में और फूटी फूट कर रोने लगी। डॉ शुक्ला लौट आए कि अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभार मचा रखा है। अब जाएंगी ये सुधा, यह कर जाएंगी। पापा का बिनती को कभी मत भेजना इनके पास। सुधा ने गुस्सारे भरे स्वर में कहा, "अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तो तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ छुप जागा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है।" चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर आया तो देखा बाहर के सहन में डॉ शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा बंद कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो रहीं
और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डा शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डा साहब बुआ जी से बोले, हर हर बात करो, अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें, ये चंदर हैं हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो, तू तो एक दिन और रहोग भी। एलिमेंग पढ़थो सुधा के संगे। नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के हाँ तो सुकुल। वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होई, बिनती का बिया टाल देव, और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का बिया आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा नहीं लागत, दूठ ऐसी बिटिया सुनी मावलिए छल रावा करत है। अहर ओहर बुआ बोली, जहाद ये तो ठीक है। डा शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बी एल तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज तो नहीं करेंगे। और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से काक रखा है तो को लड़के अलग हैं, अपने अपने पढ़ रहे हैं, और लड़की अगर ये सास का डर ननद की धौंस हम पत्रिका मंगवाए देत ही मिलवाए ले वो देदाव। शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में कहा का कहत खो अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉ शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा, तो फिर तुम ही इन जूता पिटू बड़नक्कू से कह दियो वाय के कल से हमारी छाती पर मूंग दल है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में नहीं खोया हुआ सा था। जब डॉ शुक्ला उसकी ओर मोड़े और कहा, चंदरे, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने इस दुनिया से लौट आया। डॉ साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? ये है नहीं तो ही एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, ते तो मेहनत बहुत कर रहे होगे, कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के, अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा, और मैं हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। गजीब हा, बड़े थथके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं, और अनुक्रमणिका बनानी है, अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदल ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। जरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं महाराजी है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, वह उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? वह जय खान ई है सुधा? चंद्र ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है, नर वहीं रही है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका। नहीं, दिनर भर पढ़ने के बावजूद ठीक थी, उसके भी सिर में दर्द तार चली गई घूम फिर लेने। दो बेचारी कोग अब तो जा ही रही है। डॉ शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। जय खाते हो रही है सुधा की शादी बरेली में, अब उसकी बुआ ने बताया है। जन्म पत्री दी है मिलवा लो, फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे, तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारी। डॉ शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंद्र चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा, कहा कि वही इंजन को डांट रही थी उस दिन है, देख था वही उसके सुरवाए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अरहनपुस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दे। आओ उनसे बात कर लें। अभी
डॉ शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के सुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के ही लिए ना काफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वारा के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन दिरोली लगी हुई थी। और शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठे देखिए। दुबे जी ने कुछ जलपान किया। आपने पलंग चरमराया। उस विशाल मांसल पिंड में एक भोडो लाया और दुबेजी जलपान किया करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबेजी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे हिलेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब सटके मिष्टान पाया। अब जरा शरबत रोलबत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जल है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉ शुक्ला ने दरवाजे की ओर में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, रेबा रेगे की घाय मन की लहास कमस से कमस्क भर के शरबत तो ली चिल्लाई हैं। चंदक को हंसी आ गई। डॉ शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबेजी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। जरूर बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबेजी का खका कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर एक गिलास नीचे रख दिया। दुबेजी दी एक प्रार्थना है आपसे। डॉ शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा, रे नहीं नहीं। विशाखितीशु जी बोले, एप्स अब हम कुछ नहीं खावे। आप बहुत ज्यादा संत करते हैं। हम एक ही से चक हो रहे। आप देखें तो हमें बड़ी झलक भाई। आप 3 दिव्य पुरुष हैं और आप तो लड़की के होमा और ब्याह शादी में जो जाता है सोमवार का पक्ष, ये तो भगवान ऐसी जोड़ियां मिलती हैं कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुनिया के माम बड़े ज्ञानी हैं। आप तो टोन कॉलेज में प्रोफेसर और हमारे हैं साल लटका के मामा जॉनटनडाक में मुंशी हैं। आपकी कृपा से जू जी ने गर्व से कहा। चंद्र मुस्कुराने लगा, अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि गर्मियों में अगर ब्याह न कर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉ शुक्ला बोले। दुबेजी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंतर में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11,12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सासर ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब दुबेजी गंगा नहाने प्रयाग आ जाएंगे तो उनका एरोसना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित से होगा। जब डॉ शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबेजी ने उठकर अपना झाल में झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देओ, हम चली अब, और रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ान मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉ साहब को दे दिया। अचंदर देख तांग कर दो दुबेजी को, अच्छा वाओ हम भी चलें। जब वे लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ दररी निकाल रही थी। डॉ शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए, आहार वे लोग ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। रपाच का नोट दिखाकर तो बड़ी जी सलग दिखाया गहरान गोरिया बिया पक्का कर गया। ई कागज ए टुकड़े से छंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बूस्ट जी ने तूफान का मुंह छोड़ दिया और बोली, अब हिन तक बिनती का पता ने और उत्तर का निरमलेच के हिया कुछ खारी पी तो फिर हमारे हिया गुजराता नहीं ना गोका। बड़ी आजाद हुई जई है सुधा की सह पाइक के आ देव। आज हम बदराल निकालते हैं। जनाब शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, ए बैठ के पियो बेटा, बैठ के तो को खाए का दई नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर घसिया से खटहल छीलने लगी और
चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती है तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, दिलाओ हम तरकारी काट दें। रेचल हट गोहर पहले नहाव जाय के, ये कुछ खाए तो नहीं रहे हो, एती देर कहाँ घूमती रहे हो। हम खूब अच्छी तरह जानते ही तय हमार नाक कटाइन के रबो पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप, एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुकाई ली, रही नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा, उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार रब और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है। अपनी लड़की को छोड़कर वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप ही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो सूर्य को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठी। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तो तुम हो चंदारी। बिनती उठो। उसने बिनती की पीठ पर हाथ रख कर कहा। बिनती जो अभी तक निचेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममताए भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकिया बनने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे लूला ने उसे कुछ कहा होगा, तुमने समझ गए। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डॉट सह लेते हैं। इसके ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। देखे तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ कैप्स, फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हमने तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ाग, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे निभाग वैसे निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, तारे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है। खस कर टाल दिया कर, चल उठे, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। शय नहीं मानेगी तू, सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा, नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके सुरगाए थे वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी, लोभ ये तो हंस पड़ी। अब रोगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, लेक्षी दीदी वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। हाँ चली, सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदल छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली, चंदर वो गेसुक का छोटा भाई है, शरद मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मीजान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसूफ के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने
बहुत छिड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। ए बिनती गाती भी है। ये चंदर ने पूछा कि हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने ये गाँवों का गाना बहुत अच्छा हयात था। वाद अरे देखो वह सब बताने में, हम तो तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही है। कहाँ न है 4 रोज, बोलो बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब 30 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला कि 5 घंटे। ये सुधा बोली, दूध आजकल पीते हो कि नहीं? ये गे हाँ हाँ 3 गायें खरीद ली हैं। वाह। चंदर बोला, गे नहीं मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे, और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। रात अब कितना का कोर्स बाकी है तुम्हारा? तेरी कोर्स तो खत्म था हमारा। कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा अब चलें नाम। अरे बैठो, ये फिर जाने के दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ोवन। तुमने बिनती के सुर्ख को देखा था? हाँ देखा था सा। चंदर उनकी रूपरेखा याद कर के हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें, करोगे? सुधा बोली, दे लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था, उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था, जो उसकी इन सजन को तोड़ गया। एक मर्द, क्या हुआ चंद्र? अरे चुप, क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधार ने चंद्र का कन्ना पकड़कर जग जोड़ते हुए कहा। चंद्र एक फीकी हंसी हंस कर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंद्र की निगाह से सहम रही। चंद्र की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने इस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ाई की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी जाने कितनी गहरी। लव और चंद्र तथा की एकटक देखता जा रहा था, एक अटक अपल। वह सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंद्र तो नहीं दिए, अपने चंद्र की निगाह तो नहीं है। चंद्र तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधार को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंद्र की निगाह तो नहीं, इस निगाह में शरारत है, रनी डांट, दुलार और करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंद्र में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंद्र है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी रहा, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को भी बोलती, चंद्र चंद्रे तुम्हें क्या हो गया? इस सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंद्र पवल, और जब उसका कुछ वसन चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे। हाथों पर गे गरम बूंद आकर पड़ते ही चंद्र चौंक गया। अरे सुधी, रो मत, नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। रसुदा अब भी कांप रही थी। चंद्र की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा क्यों चंद्र? कुछ नहीं, चंद्र ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंद्र की नहीं थी। जाने कहा से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंद्र जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? रे ये पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था? सुधा ने घबराई हुई गोरिया की तरह सहम कर कहा। चंद्र स्वस्थ हो गया गए? कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ, मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था।
उसने हंसकर कहा, घात चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ये जरूर से। सुधा बोली, बिनती पानी लेकर आए एक थी, ये लो पानी पियो। गए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चंदर बोला, ए बिनती जरा पैन बांब ले जाओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा, बिनती पैन बांब ले गाई थी से, बिनती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर ऐसे पैन बम लगा दे, चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं, मुटकी कहीं की खाका कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पैन बम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, "अरे तो आओ हम लगा दें।" ये बिनती पेन बाम दे कर चली है तो चंदर बोला, बताओ ये क्या बात कर रही थी?" हाँ, बिनती के ब्याह की ये उनके सुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? एक पता नहीं क्या देख कर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी छिड़ती हैं, वह तो चाहती हैं किसी तरह से बोझ ले सिर से, लेकिन चंदर दिए बिनती बड़ी खुश है, यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताजुब से पूछा, तो और क्या, अपने सुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी या भी रेड कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को, हमने पूछा तो कहने लगी भी एल करके भी वही करना होगा, तो बेकार डालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि को वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली गए, अरहन में दे सुरीक तुम जानती हो, अरहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है, पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला, वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में से बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी रंध था। मेरा ब्याह गा के फाड़ कर मुंह फैलाकर हाथ रंचा कर कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी खूब। हंसी की कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ पापा नहीं देंगे, हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब तुम किस पर वाक लंग जमाओगे ब्याह मेरा? रूह ये सुधा ने मुंह बिचका कर उपेक्षा से कहा, दे नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, अरे जाओ। ये सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका, अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है, लाओ जरा इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला, पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे ऐसा लगता था। दे कौन कॉमरेड? ये सुधा ने पूछा, तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? तिरंजीर वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का ऐलाश, जिसने झेरड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सबके साउस झगड़े कार जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ वहाँ तो बताया था, उसे जरूर खत लिख दो। देर सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा, तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। तो फिर लिख दिया। हाँ थी। चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा, चंदर हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे। सुधा ने मचलते हुए कहा, चलो अब तुम्हें नई सनक सवाल हुई, तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीति पार्टी है वह, यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से खो। अरे हम तो समझे पार्टी है कि वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। जत हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने भी कर कहा, गए नहीं सो तो तुम बुद्धि सागर होग, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। ये चंदर बोला, अच्छा रहने दो, लड़कियां नहुद तो काम ही चले। सुधा ने कहा, अच्छा सुधाए, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा। चंदल ने बहुत दुलार से कहा, हाँ जरूर देंगे तुम्हें, मतलब भी कहीं के। सुधा बोली, अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर गए थे ना गिर, तो तुम
और लड़कियों में से थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल रही कहे, अच्छा और कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इससे काम चल जाएगा। हाँ आज रात सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं तो तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? यह सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ। चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। 10 जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोचा विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक का कॉलर अंदर था और एक बाहर। जब पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो गोपुरी, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वे जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सानट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर हुआ फिर चंदर की गर्दन पर सवाल न हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाँ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। जब पम्मी ने कहा उफ़ाओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। जब पम्मी मुस्कुराई, कहा अब वह कुछ कहता नहीं, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताजुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर कावर इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ ऐसे। उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ने छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए। अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन से ऐसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ। और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताजुब से सिर हिलाया। ध्यान में मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए, और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है।
आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें नहीं की हैं, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। ए नहीं, उपयोग नहीं का पूगे, तुम मुझे गलत समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूं, और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कर उससे शुरू कर दी तुमने? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। शाभी उस दिन मैं डा शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन ला रहे। तो पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। तो मैं सोचता हूँ पम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, दबी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा गोजी बॉल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। कि एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, त्रिबर्टी कोयले चलोगे दिए जहाँ रहा तो चलो, उठो फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। जब पम्मी फौरन अंदर के कमरे में लाई और एक जारजेंट का हल्का भूरा गाउन पहन कर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आए। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजाई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो एक और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर गए तो बट्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। ए बट्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? क्यों? बट्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा। धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। बस अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला की आंखें लाल हो रहीं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, रह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह भी जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा। अगर तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मैं कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। पाव और पग और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ, और वह मुझे बड़ी कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ नो। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, रिचलो जहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा। आओ। जिस दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की है, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्रथार सेलामी वह शी डांस्ड सेलामी जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, एक पूर्व सेलामी की कहानी मालूम है? लिखने क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। यह नहीं, यह बाइबिल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हैराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदरता थी और बहुत अच्छा नास्तिक थी। हैराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैराद ने सेलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस वजह से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है
इन पाश्चात्य देशों की अपनी भतीजी पर ही हैराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हैराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया। दे ऐ तो क्या हुआ ही, यह तो सेक्स है मी कपूर। सेक्स का कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा घोलापन है, तुम रूपकी रार के संसार से दूर मालूम पड़ते होगे, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता रिश्ता, मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या, मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंद्र बोला, हाँ हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है, या अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत को। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की वो देख कर कहा, है तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं राजमी नहीं हूँ, बस मांसकार लोथला हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे कर उब थी। एक गहरीन फरक थी मेरे मन में। तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह को वलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिरक दिया। वह चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में वाया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? तो सुधा की ही नहीं। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। यह क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ पूर की गोद में रख दिया। दकपुर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचार उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, एक पूर्व मैं सोच रही हूँ, अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और भी की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ, लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी ही होती है। चंदर बोला, तुम्हें वासना सेन फलत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं, यह एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सेल, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं। लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबिल की सलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी उब गई। अब जब डाकू पकड़कर सैलामिक को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्त से तबीयत उबई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। सीधे पूर्व, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करोगे, कपूर बोला। हाँ चलें, पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और गोड़ चंदर के गलों पर तप किया लगाने लगा। चंदर दूर किस किया। पम्मी ने चंदर की ओ देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सेहन नाच रही थी,
क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी या शायद इसलिए कि बद उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कहा के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदा का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैं फरसन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतर कर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफरसन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतर कर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं की मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवांग गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, इर्तिकपुर, चुपचाप और कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो। चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। जब पम्मी सितारों की ओर देखने लगी, कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता आहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कार के बीच से सितारे टूटे टूटकर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़ कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्शन आने दे। ये सितारे खैर देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों वर्ष से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निक जाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो यार बोली, वह ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम बुलाकर छोड़ दे, उसको बाधे रन रखो, ऐसा हो कि होठों के पास खींच कर छोड़ दे। और पम्मी ने एक चंदर का माथा होठों तक ला छोड़ दिया। उसकी गर्म गर्म सांसें चंदर की पलकों पर बरसे आई। दर कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम में सुलग उठी। वह बेचैन उठा। उसके मन में गया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं और कपूर तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी रूली, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक वीर किशोर भराकर अपने नीड के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तरह उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों पता नहीं क्यों यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले आपसे में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए।